नमस्कार सभी को। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर कविता नूनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का हिंदी साहित्य की लाइव कक्षाओं में। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम कर रहे हैं हिंदी भाषा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। क्योंकि कल के सेशन में हमने किए थे हिंदी भाषा की फर्स्ट यूनिट जो है आपकी, उसके कॉन्सेप्ट को मैंने आप सभी को समझाया था कि किस तरह से जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं और उसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो वर्गीकरण किया गया है, किस स्वरूप में हिंदी भाषा का स्वरूप जो है वो विकसित हुआ है, उस सभी के बारे में हमने कल के सेशन में पढ़ा था। और मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट सेशन में मैं आप सभी को हिंदी भाषा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगी। तो आप सभी जो है वो क्लासेस को बिल्कुल भी मिस मत करिए, कंटिन्यू बने रहे, जिसके माध्यम से आपकी जो क्लासेस हैं वो रेगुलरिटी आपके कॉन्सेप्ट की बनी रहे, कंटिन्यूटी आपके कॉन्सेप्ट की बनी रहे। तो यहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे टाइमिंग्स को नोट कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम के इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम के इस ग्रुप को, जहां पर जिसे आप स्कैन करके सर्च करके और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के द्वारा ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपने टेस्ट को। तो सबसे पहले आप सभी के समक्ष जो आज का टेस्ट है उसका पहला प्रश्न आप सभी के समक्ष आ रहा है। सबसे पहला प्रश्न है आप सभी के समक्ष कि हिंदी के विकास के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित सर्वोच्च समिति कौन सी होती है? संसदीय राजभाषा समिति, विश्व हिंदी सचिवालय, केंद्रीय हिंदी समिति और केंद्रीय हिंदी निदेशालय। हिंदी के विकास के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित सर्वोच्च समिति जो है वो कौन सी है? सही प्रश्न का आंसर आप सभी लोग करेंगे कमेंट सेक्शन के अंतर्गत, बताइए। चलिए, वेरी गुड। तो यहाँ पे आप सभी देखेंगे कि सही आंसर होगा केंद्रीय हिंदी समिति जो है वो हिंदी के विकास के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित जो सर्वोच्च समिति है वो कहलाती है केंद्रीय हिंदी समिति। अगला प्रश्न है, नैनीताल के काठगोदाम, हल्द्वानी आदि क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है? कल मैंने जब आपको सारी बोलियां बताई थी कि भाई इसको हम और विस्तृत तरीके से पढ़े तो हमें इनके क्षेत्र पढ़ने होते हैं कि कौन सी बोली कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। तो उस स्वरूप को आप देखते हैं अपने जो डिटेल सेशन आपके ऐप पे होते हैं, तो उन डिटेल सेशन में आपको सारी चीजें कवर अप कराई जाती है। तो अब आपको बताना है नैनीताल के काठगोदाम, हल्द्वानी आदि क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है, बताइए। जौहरी, सिराली, गंगोई और रच भैंसी, कौन सी बोली? और ये बोली जो है आपकी कौन सी से आ जाएगी? ये आपकी पहाड़ी से, ठीक है, गढ़वाली और उस स्वरूप में ही ये विकसित हुई है। तो ये बोली जो है वो आपकी बोली जाती है नैनीताल के काठगोदाम और हल्द्वानी के अंतर्गत। अगला है, निम्न में से अरबी शब्द कौन सा है? अजीब, आदमी, इलाज, खाक और अपील। अरबी शब्द छांटने हैं, इसमें से विकल्प दिए गए हैं आपको और यहां से छांट करके आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। यह है इलाज। दिखाई नहीं दे रहा क्या? ये बोल्ड में नहीं हो पाया है। इसको बोल्ड कर देते हैं हम। अब दिख रहा है? इलाज, अजीब, आदमी, इलाज, खाक और अपील, बताइए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या होगा सही आंसर, कि अजीब जो है ये भी अरबी शब्द है, आप देखेंगे, ठीक है, और आदमी जो है ये भी अरबी शब्द है और इलाज जो है ये भी अरबी शब्द है। खाक और अपील जो है वो अरबी शब्द नहीं है, ठीक है। खाक और अपील जो है ये फारसी शब्द है, ये कैसे फारसी शब्द के अंतर्गत आपके आते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए कि कथन कहा गया है कि भौगोलिक परिवेश का भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। भाषा मूलतः सामाजिक उत्पाद है। सामाजिक परिवेश किसी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने वाला
सबसे सबल कारण है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कथन और कारण है। कौन सा सही है कौन सा गलत है उसके बाद में समझेंगे कि इसमें क्या कहा गया कि जैसे जैसे भौगोलिक परिवेश बदलता है तो क्या उसमें भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया का योगदान रहता है, और अगर रहता है या नहीं रहता है तो उसके संदर्भ में जो कारण दिया गया है क्या ये सही दिया गया है। इस पर आपको ध्यान से आंसर करना है कि ए और आर दोनों सही है दोनों गलत है, एक सही है या एक गलत है, बताइए। हम्म तो देखिए यहाँ पर कि भौगोलिक परिवेश का जो भाषा के मानकीकरण पर जो स्वरूप पड़ता है या प्रक्रिया का योगदान की भाई मानकीकरण जब होगा तभी तो भाषा का मानक रूप आगे फॉरवर्ड होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। भाषा क्योंकि सामाजिक उत्पाद है, समाज में प्रयोग की जाती है। सामाजिक परिवेश किसी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने वाला सबसे सबल कारण है। ठीक है, अर्थात कि भाई मानकीकरण की जो प्रक्रिया है वही गति प्रदान उसे करता है, तो दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित से में किस प्रकार की भाषा है। प्रश्लिष्ट, योगात्मक, अयोगात्मक, श्लिष्ट योगात्मक, अश्लिष्ट योगात्मक। प्रश्लिष्ट योगात्मक, अयोगात्मक, श्लिष्ट योगात्मक, अश्लिष्ट योगात्मक। किस तरह की भाषा जो है वो हिंदी आकृति की दृष्टि से, आकार की दृष्टि से। तो आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है, तो श्लिष्ट, क्योंकि श्लिष्ट पद जो है वो इसके अंतर्गत कि भाई एक ही उससे अलग अलग भाव जो स्वरूप जुड़े रहते, तो आकृति की दृष्टि से श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। ठीक है, विभाषा से क्या आशय है। राजभाषा, मातृभाषा, एक प्रांत की बोली, एक देश की भाषा। विभाषा किसे कहते हैं बताइए। विभाषा किसे कहते हैं। तो विभाषा से क्या आशय है। विभाषा का अर्थ होता है एक प्रांत की बोली। एक प्रांत की बोली को हम विभाषा कहकर के पुकारते हैं। कुप्पी, टोपी, नीर, पापड़ किस भाषा परिवार से हिंदी में आगत शब्द हैं। द्रविड़ भाषा परिवार से, आर्य भाषा परिवार से, सामी हामी परिवार से, चीनी तिब्बती परिवार से। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी। इसके आगे के कुछ क्वेश्चंस आपको ऐप पे मिलेंगे, जो फ्री ऐप सेशन होता है आपका, तो ऐप को डाउनलोड कीजिए और हमारे फ्री ऐप सेशंस जो आपके होते हैं उनको आप जाकर के देख सकते हैं लगातार। जो आप सभी के यूजीसी नेट हिंदी वाले कॉलम में हिंदी के बहुत सारे आपके फ्री ऐप सेशंस जिनको आप देखिए और वहां से अपने ज्ञान में अभिवृद्धि कीजिए। तो कुप्पी, टोपी, नीर, पापड़ किस भाषा परिवार से हिंदी में आए हैं, तो द्रविड़ भाषा परिवार से जो है ये हमारे हिंदी के अंतर्गत स्वीकार किए गए हैं। हिंदी किस भाषा का शब्द है। हिंदी खुद जो है, ठीक है, किसका विकास कैसे हुआ ये तो मैंने आपको बताया था। तो खुद जो है हिंदी किस भाषा का शब्द है। हम्म तो यहाँ पे देखेंगे आप, हिंदी जो है वो किस भाषा का शब्द है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, क्योंकि फारसी लोग जब सिंधु नदी पार करके आए थे तो वो स का उच्चारण ह करते थे, तो वहां सिंधु नदी के किनारे रहने वाले आर्यों को उन्होंने हिंदू कह करके संबोधित किया, और इसी तरह से हिंदू से हिंद और हिंदवी और हिंदी शब्द जो है वो बनते चले गए। निम्न में से कौन सी आधुनिक भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश की है।
पश्चिमी हिंदी, लहंदा, मराठी और पूर्वी हिंदी। आधुनिक भाषा जो है वो अर्धमागधी से संबंधित है। बताइए। 20 क्वेश्चंस करेंगे हम, 20 प्रश्न आज के इस सेशन में। आगे के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको ऐप पे मिलेंगे भाषा से जुड़े हुए। तो निम्न में से कौन सी आधुनिक भाषा जो है वो अर्धमागधी, तो अर्धमागधी से आपकी आती है पूर्वी हिंदी। मैंने बताया था आपको कल के सेशन में, जब कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था यूट्यूब पर ही, लास्ट सेशन आप देख सकते हैं कल वाला। तो पूर्वी हिंदी, जहां से आप जो अवधि के, जिसमें अवधि का स्वरूप जो है सबसे इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना होता है। पूर्वी हिंदी में अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी आते हैं। अगला है, मार्कंडेय ने मागधी की उत्पत्ति किससे बताई है? शौरसेनी प्राकृत से, अर्धमागधी प्राकृत से, महाराष्ट्रीय प्राकृत से या अपभ्रंश अवहट्ट से? मार्कंडेय ने मागधी की उत्पत्ति जो है वो किससे बताई है? चलिए, वेरी गुड। तो यहाँ पे आप देखेंगे मार्कंडेय ने मागधी की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से, शौरसेनी प्राकृत से बताई है। जब आप मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में पढ़ते हैं पाली प्राकृत अपभ्रंश, तो शौरसेनी प्राकृत का जो स्वरूप आता है उससे मागधी की उत्पत्ति हुई है। निम्न में से किस भाषा का संबंध मगध के मध्यवर्ती देश से रहा है? प्राकृत, शौरसेनी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत और मागधी प्राकृत। किस भाषा का संबंध मगध के मध्यवर्ती देश से रहा है? ठीक है, मगध के सेंट्रलाइज जो एरिया था उससे किसका संबंध रहा है? चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मगध के मध्यवर्ती देश का संबंध जो है अर्धमागधी प्राकृत जो थी, मगध के मध्यवर्ती, ठीक है, मगध का जो मध्यवर्ती था, इसी कारण मगध का आधा और शूरसेन का आधा, दोनों में से आधा आधा करके मध्यवर्ती सेंट्रलाइज में, इसलिए इसको अर्धमागधी कहा जाता है। आधी मागधी यानी कि मगध से संबंधित थी, आधी शौरसेनी से संबंध थी। प्राकृत भाषा को अर्धमागधी, चुलिका, पैशाची और अपभ्रंश, इन 3 भागों में किसने वर्गीकृत किया है? ठीक है, कि प्राकृत जो भाषा है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो अर्धमागधी प्राकृत, दूसरी चुलिका पैशाची, और अपभ्रंश। ये 3 भाग इसके किसने किए हैं? वररुचि ने, हेमचंद्र ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने और मार्कंडेय ने। बताइए। वेरी गुड। तो देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे कि किसने इसके भाग किए हैं, तो ये किए हैं आपके हेमचंद्र जी ने। ठीक है, हेमचंद्र ने प्राकृत भाषा को इन 3 भागों में विभाजित किया है। कच्चान व्याकरण किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? संस्कृत, प्राकृत, पाली और खड़ी बोली। कच्चान व्याकरण किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कच्चान व्याकरण जो लिखा गया है ये पाली भाषा, आपको शब्द के स्वरूप से ही समझ आ सकता है कि भाई कौन सी भाषा में लिखा गया व्याकरण है, तो ये पाली में लिखा गया व्याकरण है। अगला है, निम्न में पाली भाषा में लिखी रचना जो है वो कौन सी है?
महाभारत, कपूर मंजरी, जैन ग्रंथ आगम और मिलिंद पन्हो। ठीक है, तो पाली भाषा में लिखी हुई रचना कौन सी है? बताइए। 14 नंबर का क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन होंगे आज के सेशन में, और आगे के क्वेश्चन हम ऐप पे करेंगे। तो ऐप पे जुड़ने के लिए आप सभी को ऐप को डाउनलोड करना है और फ्री सेशन में जाना है। फ्री सेशन आपको दिख जाएंगे हिंदी के आपको, तो वहां पर आप फ्री सेशंस देख सकते हैं। तो पाली भाषा में लिखी गई कौन सी रचना जो है, इनमें से है महाभारत, कपूर मंजरी, जैन ग्रंथ आगम और मिलिंद पन्हो। तो देखिए, महाभारत तो आपकी किसमें, लौकिक संस्कृत, कपूर मंजरी भी उसी का स्वरूप है। जैन ग्रंथ जो आपके लिखे गए ये आपके अपभ्रंश में लिखे गए। मिलिंद पन्नो जो है ये आपकी पाली भाषा में लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और पाली। मैंने आपको पढ़ाया था कल के सेशन में। त्रिपिटक यानी कि 3 पिटक, त्रिपिटक को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। त्रि अर्थात 3, विनय पिटक, अभिधम पिटक और सुत पिटक। ये त्रिपिटक, त्रिपटक पिटक नहीं है, त्रिपिटक ग्रंथों की रचना जो है वो किस भाषा में होती है? तो ये बौद्ध ग्रंथ है आपके त्रिपिटक जो है, और बौद्ध ग्रंथ आपके पाली भाषा में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? कुई, कन्नड़, मलयालम और मालवी। ठीक है, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है, ये आपको बताना है। द्रविड़ भाषा कौन सी नहीं है? कौन सी भाषा जो है वो द्रविड़ भाषा नहीं है? तो यहाँ पर आप देखेंगे मालवी जो है ये आपकी किसके अंतर्गत आती है? राजस्थानी, और राजस्थानी में जो 4 मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और ढूंढाड़ी जो आती है उसमें से आपकी ये आती है। तो ये आपकी द्रविड़ के अंतर्गत नहीं आती, ये आर्य परिवार की भाषा है। बांटू परिवार की भाषाओं का संगत वर्ग कौन सा है? जुलू, कांगू, काफिर, रुआंदा, माओरी, जुलू, कांगू, काफिर, कांगू, मुंडारी, जुलू, समोअन, समोअन, जुलू, रुआंदा और कांगू। बांटू परिवार की भाषाओं का संगत वर्ग जो है वो कौन सा है? तो यहाँ पर आप देखेंगे बांटू परिवार की जो भाषाओं का संगत वर्ग है वो है जुलू, कांगू, काफिर और रुआंदो। अगला प्रश्न है, देवनागरी के मानकीकरण में किसके द्वारा बनाई मानक हिंदी वर्णमाला अधिकृत है? यानी कि कौन सी मान्य स्वरूप में है, या जिस पर अधिकार जो है वो किया गया कि भाई ये ही वर्णमाला जो है वो प्रचारित होगी? केंद्रीय हिंदी निदेशालय, राजभाषा विभाग, राजभाषा समिति, राजभाषा अधिकारी। देवनागरी लिपि के मानकीकरण में बहुत सारे प्रयास हुए, व्यक्तिगत प्रयास भी हुए, सामूहिक प्रयास भी हुए, संस्थागत प्रयास भी हुए। उसके बाद में जो वर्णमाला आज हम पढ़ते हैं तो वो वर्णमाला निकल के आती है। ठीक है, तो वो वर्णमाला जो मानक हिंदी वर्णमाला है वो अधिकृत है किसके द्वारा? केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा। पश्चिमी हिंदी की बोली है अवधी, बुंदेली, बघेली और मेवाती।
पश्चिमी हिंदी की बोली इसमें से कौन सी है? पश्चिमी हिंदी जिसका विकास जो है आप देखते हैं शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। और इसमें से किसका स्वरूप जो है आपको देखने को मिलेगा पश्चिमी हिंदी की बोली के रूप में? तो पश्चिमी हिंदी की बोली आप देखेंगे यहाँ पर बुंदेली, क्योंकि अवधि जो है आपकी ये तो पूर्वी हिंदी पे चली जाएगी। ठीक है, बघेली, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये भी आपकी पूर्वी हिंदी, और मेवाती जो है ये आपकी राजस्थानी। तो ये आपकी बच जाएगी कौन सी भाई? बुंदेली। अगला है भारतेंदु के समय में राजकाज और संभ्रांत वर्ग की क्या भाषा थी? बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी और फारसी। ठीक है, भारतेंदु युग की, जब आधुनिक काल में भारतेंदु युग शुरू होता है जहां पर खड़ी बोली में रचनाएं लिखी जाने लगी, तो उस समय पर राजकाज के लिए और संभ्रांत मतलब उच्च वर्ग, संभ्रांत का अर्थ है कि उच्च वर्ग जो है उसकी भाषा क्या थी? बताइए। और 20 तक ही करेंगे हम क्वेश्चंस। आगे के क्वेश्चन आपको ऐप पे मिलेंगे, उसके लिए आप सभी को ऐप को डाउनलोड करना है और हमारे फ्री सेशंस के साथ में जुड़ जाना है। जो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के चलाई जा रही मास्टर क्लास है और फ्री है आप सभी के लिए, तो आप ऐप पे जरूर ज्वाइन कीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फारसी जो है तत्कालीन समय पर राजकाज, रीतिकाल में तो आप देखते हैं फारसी का स्वरूप आता है, तो उस समय भी फारसी जो थी उस समय पर राजकाज की भाषा के रूप में जो है वो आती है। तो ये स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप सभी हमारे टेलीग्राम के ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप सभी को कक्षा और परीक्षा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आपको अवेलेबल होती रहे। और जिसने अभी तक आज के इस सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली क्लासेस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते रहेंगे आपसे इसी तरह के और इम्पोर्टेंट सेशंस के साथ में। मैं डॉक्टर कविता नूनिया विदा लेती हूँ आप सभी से, और मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।